रात के तकरीबन 11 बजे विशाल और दिव्या अपने आप वापस से होटल राजमहल में पहुंच गए हैं। लेकिन इस बार वे यहाँ अकेले नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनके साथ विनय भी वहां पहुंचा है। और वो वहां अचानक से कैसे पहुंचा, इस बारे में उसे भी कुछ मालूम नहीं चला। बस उसकी आंखें कुछ कुछ लम्हों के लिए बंद हुई और अगले ही पल जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को विशाल और दिव्या के साथ इस होटल राजमहल में पाया। वहीं होटल राजमहल पहुंचते ही विनय आसपास के माहौल को देखकर, वहां के लॉबी को देखकर, वहां मौजूद सीढ़ियों और झूमर सब चीजों को देखकर अचानक से विनय को वही पुराने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं। उसने यहाँ पूरे 1 साल तक काम किया था और उसने काम के अलावा वहां क्या क्या किया था, सब कुछ एक के बाद एक फ्लैशबैक की तरह उसके आंखों के सामने से होकर गुजरने लगते हैं, जैसे कि कोई फिल्म का सीन उसके सामने चल रहा हो। और जैसे ही होटल के लॉबी से होकर आगे गुजरते हुए वो आगे अपने कदम बढ़ाता है, अचानक से उसके माथे पर कसकर कोई वार करता है और वो धड़ाम से लॉबी में ढेर हो जाता है और तकरीबन अपने होश खो बैठता है। उसका सर उसे अचानक से भारी लगने लगता है, जैसे कि उस पर बेहोशी छाने लगी है। तभी अचानक से उसके ठीक सामने शनाया बजाज आ जाती है और उसे उसके एक पैर से खींचते हुए घसीट घसीट कर सीढ़ियों से लेकर जाने लगती है। ऐसा करने की वजह से विनय का पैर उसके शरीर से जैसे उखड़ने को हो रहा होता है और उसके साथ ही उसके पूरे शरीर पर चोट लगने लगती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन जैसे उसकी गर्दन से कोई आवाज नहीं निकल पा रही हो। वो जैसे चिल्लाने के बावजूद भी जैसे चिल्ला नहीं पा रहा हो। वो अपनी हैरान और फटी आंखों से उसे घसीट कर ले जा रहे उस शख्सियत को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे कि उसके हाथ पैर किसी अदृश्य ना दिखाई पड़ने वाली रस्सी से बांध दिए गए हों। वो अपने साथ ये सब होता हुआ देख पा रहा है और अपनी आंखों से दर्द की वजह से आंसू बहा पा रहा है। इसके अलावा अपने हालात पर मजबूर होने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वहीं जब शनाया बजाज की आत्मा विनय को सीढ़ियों से घसीट कर ले जा रही होती है, तब विशाल और दिव्या भी उसका पीछा करते हुए जल्दी जल्दी आगे सीढ़ियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में कमरा नंबर 2028 के अंदर दाखिल होकर शनाया ने एक फुटबॉल की गेंद की तरह विनय को अपने हाथों में उठाया और धड़ाम के साथ बिस्तर पर उसे जोर से पटक दिया। बिस्तर पर विनय के गिरते ही उसकी कई सारी हड्डियां जोर की आवाज के साथ चटक गई। इतने ज्यादा जोर से उसे फेंकने की वजह से विनय की पीठ की शायद कई सारी हड्डियां टूट गई और वो तब जाकर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। और उसकी ये चीख पूरे होटल राजमहल में गूंज उठी और उसके साथ साथ पूरे होटल राजमहल की दीवारें भी चीखने लगी। लेकिन ये चीख सिर्फ होटल राजमहल की दीवारों के अंदर तक ही सीमित थी, क्योंकि वो राज ही क्या जो होटल राजमहल के बाहर तक चला जाए। और हमने पहले ही कहा है कि यहाँ होटल राजमहल में हर कमरे के कई सारे रहस्यमय राज हैं। वहीं शनाया की आत्मा बेहद ही ज्यादा गुस्से में है। उसके चेहरे की बनावट बेहद ही अजीब और डरावनी नजर आ रही है। उसका पूरा चेहरा सफेद दिखाई पड़ रहा है और उसके पूरे शरीर पर कई तरह के जख्मों के निशान नजर आ रहे हैं। उसका होठ आधा कटा हुआ है और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। आंखों के नीचे काले बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और पूरा चेहरा एक कंकाल की तरह पिचक गया है। आज तक सुंदर और खूबसूरत नजर आने वाली शनाया बजाज का चेहरा आज बिल्कुल भी खूबसूरत नजर नहीं आ रहा। जो भी आदमी जिसने भी शनाया के खूबसूरत चेहरे की वजह से उसे चाहा होगा, वो अगर इस लम्हे में शनाया को देख लेता तो शायद उसकी दिल की धड़कनें, उसकी सांसें
सब कुछ बंद हो जाती और वो डर और दहशत की वजह से बेमौत मारा जाता। वहीं बिस्तर पर एक और गिरे हुए अपनी मजबूर हालत में विनय के हाथ और पैर अपने आप शट 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 की तेज रफ्तार के साथ मोटे मोटे कपड़ों के साथ बंधने लग जाते हैं। ये वही कपड़े होते हैं जो 7 साल पहले विनय ने शनाया बजाज के कमरे के बाहर खिड़की से फेंक दिए थे, क्योंकि कुछ कपड़ों पर नजर पड़ते ही विनय की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं उसके हाथ बिस्तर के ऊपरी छोर पर और पैर बिस्तर के निचली छोर पर बंध चुके हैं, और वहीं एक मोटा सा कपड़ा उसके मुंह पर आकर बिल्कुल गोंद की तरह जबरदस्ती चिपक जाता है। और अपने मुंह पर उस कपड़े के बंधे होने के बावजूद भी तड़पते हुए बिलखते हुए विनय माफी मांगने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो शनाया, मुझे माफ कर दो। इस बार गरजते हुए शनाया कहती है, माफ कर दो, तू जैसे कमीने को माफ कर दो, कभी नहीं। लेकिन विनय दोबारा से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन शनाया उसकी कोई बात नहीं सुनती और देखते ही देखते अगले ही पल उसके हाथों में एक चाकू नजर आने लगता है, एक तेज धारदार चाकू। और वो पलक झपकते ही ठीक विनय के पास उसके बिस्तर पर मौजूद होती है और खच से उस तेज धार चाकू को विनय के कंधे के आर पार कर देती है। विनय की एक जोरदार चीख निकल जाती है। उस कपड़े के बंधे होने के बावजूद भी वो जोर जोर से बिलखते हुए रोने लगता है, लेकिन इस पर भी शनाया नहीं रुकती और अपनी जोरदार गूंजती आवाज में कहती है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो, उस रात यही वही कमरा है, वही बिस्तर है और ये वही जगह है, और अभी जैसी हालत में तुम मौजूद हो मेरी भी हालत ठीक वैसी ही थी। लेकिन क्या उस रात तुमने मेरी एक भी बात सुनी थी? क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैं तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांगती रही थी, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रही थी, लेकिन क्या तुमने सुना था? क्या तुमने मुझे जिंदा छोड़ा था? नहीं ना, तो मैं कैसे छोड़ दूं? वहीं दरवाजे के पास खड़े विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा होता है और दोनों ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तभी दिव्या चिल्लाते हुए कहती है, शनाया मत छोड़ना इस राक्षस को, बिल्कुल मत छोड़ना। इसका वो हाल करना जो इसने कभी अपने सपने में भी ना सोचा हो। इतना सुनते ही शनाया ने अपनी खूनी लाल आंखों से गुस्सा उगलते हुए उस तेज धार चाकू को घुमाया और विनय के पेट के किनारे वाले हिस्से में चाकू से वार किया। खून बिल्कुल फुव्वारे की तरह पेट के हिस्से से निकलने लगा और उसी के साथ एक और दर्दनाक भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और साथ साथ होटल राजमहल की दीवारें भी चीखने लगी। विशाल और दिव्या को ये खूनी मंजर देखकर भी जैसे सुकून मिल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वे लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन विनय जैसे एक दरिंदे के लिए ऐसा ही होना लाजमी भी था। इस तरह के दरिंदे वहशी लोगों के साथ यही होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई इस तरह की दरिंदगी किसी के साथ करने का अपने ख्याल में भी ना सोच पाए। और जितना ज्यादा जोर से विनय चिल्लाता जा रहा है, उसके साथ उस कमरे की आवाज के साथ साथ पूरा होटल भी गूंज रहा है। उसके चिल्लाहट में जैसे होटल उसका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से विनय को अपनी आवाज से भी डर लगने लगता है। वहीं शनाया धीरे धीरे विनय के शरीर के एक एक हिस्से को जख्मी करती चली जाती है, जिससे पूरा का पूरा बिस्तर खून के रंग में रंगने लगता है। सफेद बिस्तर खून के लाल रंग से लाल पड़ने लग जाता है
लेकिन इस शनाया के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा है कि वो विनय की जान चले जाने तक उस पर वार करती रहना चाहती है। अभी विनय के मुंह से भी खून की धार बहने लगी है और उसके मुंह पर मौजूद कपड़ा भी खून के रंग से लाल पड़ चुका है। लेकिन अब भी आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में विनय ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। शनाया अपने आत्मा होने का फायदा उठाती है और धीरे धीरे विनय के बदन पर मौजूद कपड़े एक एक कर अपने आप उतरने लगते हैं और आखिर में उसके कमर के निचले हिस्से का कपड़ा भी उतर जाता है। इस वक्त वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के उस बिस्तर पर बंधे हुए हालत में मजबूर मौजूद है। वहीं ये देखकर दिव्या अपनी नजरें नीची कर लेती है, लेकिन विशाल इस मंजर को अपनी आंखों से देखता जा रहा है और आगे अपनी गूंजती हुई और भर्राई हुई आवाज में शनाया कहती है, कुछ याद आया? मेरे साथ भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें छोड़ दे और मैंने तुम्हें पकड़वा दिया था। बहुत बड़े मर्द हो ना तुम। मैं आज निकालूंगी तुम्हारी मर्दानगी। आज मैं बताऊंगी तुम्हें कि जब आपकी मर्जी के बिना आपके शरीर के हिस्से को तबाह किया जाता है तब कैसा लगता है। और फिर देखते ही देखते शनाया के हाथों में मौजूद वो तेज धार चाकू अपने आप विनय के गुप्तांग की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर विनय की आंखें दहशत में बड़ी होने लगती हैं और वो जोर जोर से बंधी हालत में छटपटाने लगता है। उसके मुंह से निकलता है, नहीं नहीं। लेकिन होटल राजमहल जोर जोर से आवाज करने लगता है, ये सुनकर विनय का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है और फिर कुछ लम्हों के अंदर अंदर एक ऐसी दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज उठती है जो ठीक 7 साल पहले की याद दिला रही होती है। यह फर्क बस इतना है कि उस रात ये चीख शनाया के मुंह से निकली थी, लेकिन आज ये चीख उस दरिंदे की निकली है जिसने बेकसूर शनाया को बेरहमी से मार दिया था। शनाया ने आज अपनी मौत का बदला ले लिया है। उसने इस बदले के लिए पूरे 7 साल इंतजार किया और हर रात उस दर्द को बर्दाश्त किया जो इस वहशी राक्षस ने उसे दिया था। वहीं उस दर्द भरी चीख के साथ खून का सैलाब पूरे बिस्तर को एक खून से भरे तालाब में तब्दील कर देता है और बुरी तरह से तड़पते तड़पते विनय की सांसें उसका साथ छोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं विनय की मौत हो जाने के ठीक बाद शनाया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी ज्यादा जोरदार होती है कि विशाल और दिव्या भी उसकी हंसी सुनकर कांप उठते हैं। दिव्या उस वक्त अपनी हैरान पड़ चुकी नजरों से शनाया की तरफ देखती जा रही है। वहीं अगले ही पल जोर जोर से हंसते हंसते शनाया रोने लगती है और रोते हुए विशाल की तरफ देखती है। विशाल, आज मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। विशाल अपनी नजरों को उठाकर शनाया की तरफ देखता है, जैसे कि पूछना चाहता हो कि उसे दर्द क्यों महसूस हो रहा है। शनाया कहती है, हम कभी भी एक इंसान को समझ नहीं पाते। जीते जी तो क्या, मरकर भी मुझे समझ नहीं आया कि आखिर एक इंसान चाहता क्या है। इस होटल में आज तक जो भी इंसान आया, मैंने उस हर एक इंसान से अपने लिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी थी और इस लालची दरिंदे की वजह से मेरी मौत हुई थी। और आज तुम हो जिसकी वजह से मुझे मुक्ति मिल रही है।
सच में एक इंसान को पहचानना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैंने जाना कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। कुछ इंसान तुम्हारी तरह भी होते हैं, अच्छे, नेक और ईमानदार। मुझे खुशी है इस बात की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल शनाया की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें खुशी हुई इस बात को जानकर मैं बेहद खुश हूं, और तुम्हारी मुक्ति की वजह मैं हूं, इस बात से ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मुक्ति की वजह बना, यही वजह मेरे लिए काफी है। और हाँ, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरे उसके हालात होते हैं। अपने हालातों की वजह से ही एक इंसान बुरे कदम उठाता है। शनाया विशाल की इन बातों को गौर से सुनती रहती है, और वहीं कमरा नंबर 2028 के दरवाजे की तरफ से एक तेज रोशनी आने लगती है। शनाया समझ जाती है कि अब उसके जाने का वक्त आ चुका है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है, और विशाल और दिव्या उसे जाते हुए देखकर हाथ हिलाते हैं, और देखते ही देखते उनकी नजरों के सामने से शनाया उस रोशनी में हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है। अब तक होटल राजमहल में रात काफी बीत चुकी है। सब कुछ अपने नॉर्मल तरीके से चल और बीत रहा है। वहीं शनाया बजाज की आत्मा की मुक्ति के बाद विशाल और दिव्या को काफी सुकून मिलने लगा है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज बहुत ही नेक काम किया है। और इसीलिए वे लोग काफी थकने के बाद थोड़ी देर के लिए अलग अलग चेयर पर बैठकर आराम करने लगते हैं। वहीं विशाल उस वक्त रिसेप्शन डेस्क पर अपने गद्दीदार चेयर पर बैठा हुआ है। वो अभी अपनी आंखें बंद किए जैसे तैसे करके उस चेयर पर लेटा हुआ है, क्योंकि इतनी रात गए इस वक्त उसे कोई भी खास काम नहीं है, और अभी वो सुकून से लेटा ही होता है कि उसे उतनी देर में कहीं से हल्की हल्की सी खटखटाहट का एहसास होने लगता है। पहले तो विशाल इस बात पर खास ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे ये खटखटाहट एक अजीब सी कर्कश और ज्यादा तेज आवाज में तब्दील होती ही चली जाती है, जैसे कि किसी लकड़ी के सामान पर किसी नुकीली खुरदरी चीज से खरोचा जा रहा हो। लेकिन आसपास कहीं भी कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। बंसी और मुरली, जो उस वक्त वहीं आसपास ही मौजूद होते हैं, वे भी इस आवाज की तरफ गौर करते हैं, और विशाल को उठाने की कोशिश करते हुए बंसी कहता है, अबे वो सुलग कर गेंदे, ऐसे काम के बाद क्या आराम फरमा रहा है? मल्लिका मैडम से तुम्हें पैसे क्या सोने के लिए मिलते हैं? जगह देख, कहां से ये आवाज आ रही है? बंसी के कहने के बाद मुरली भी कहां चुप रहने वालों में से था। उसने भी गूगली डालते हुए कहा, इस बावरी को सोने और इस बड़बोली लड़की की तरफ देखकर प्यार भरी बातें करने से फुर्सत मिलेगी, तब ये जाकर देखेगा ना कि क्या और क्यों आवाज कर रहा है। और आगे दोनों एक साथ मिलकर विशाल को धक्का देने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विशाल पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तभी एक खटखटाहट भरी कर्कश आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है, और विशाल आधी नींद से हड़बड़ा कर उठता है, और गुस्से में दोनों से कहता है, अब क्या हुआ? कुछ देर सुकून से आराम भी नहीं करने दोगे तुम? अभी विशाल इससे पहले कि आगे कुछ भी कह पाता, उसे अपने आप ही खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। इस वक्त उसके अपने रिसेप्शन डेस्क पर उसकी आंखों के सामने एक कटा हुआ हाथ नजर आ रहा है, जिसके कटे हुए ऊपरी हिस्से से लगातार खून रिसता जा रहा है। लाल गाढ़ा खून, और खून बहने की वजह से रिसेप्शन डेस्क पर रखे कुछ एक कागज के टुकड़े समेत कई और डॉक्यूमेंट्स भी खून के रंग में रंगने लगे हैं। वहीं विशाल के डेस्क के पास ही बैठी ऊँग रही दिव्या की नजरें विशाल और उसके शोर से खुलती है, और जैसे ही अगले ही पल वो इस कटे हुए हाथ को देखती है, वो ये एक टक देखते देखते हैरान रह जाती है, और तभी जोर से चीखते हुए वो चिल्लाती है, हाथ हाथ कटा
दिव्या के चिल्लाने के बाद जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है मानो होटल राजमहल की दीवारें दिव्या को चुप रहने को कह रही हैं। और ये सुनते ही डर और दहशत से दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और वहीं विशाल जैसे ही इस कटे हुए हाथ को वहां देखता है, वो समझ जाता है कि ये हाथ उसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि विशाल पहले भी कुछ एक बार इस कटे हुए हाथ को यहाँ होटल राजमहल में देख चुका है। विशाल सोचने लगता है, ये हाथ आज जरूर किसी नई कहानी के बारे में या फिर अपनी ही कोई आप बीती के बारे में बताने आया है, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं सुना। वहीं जैसे ही विशाल उस हाथ की तरफ देखकर उसके बारे में और वो उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं ये जान लेना चाहता है, तभी अचानक से वहां होटल राजमहल की लॉबी में घड़ी की टन की आवाज सुनाई देती है और विशाल की निगाहें अपने आप ही घड़ी की सुइयों की तरफ मुड़कर देखने लगती है। इस वक्त घड़ी में 3:30 बजे का वक्त हो रहा है और वहीं घड़ी की टन टन पूरे होटल में लॉबी समेत गूंजने लगी है, जैसे कि वहां कोई अलर्ट होने का अलार्म बज रहा हो, क्योंकि अब जल्द से जल्द विशाल और दिव्या के यहां से निकल जाने का वक्त हो गया है। लेकिन अभी भी वो हाथ उनकी तरफ ही मौजूद है, जैसे अपनी कहानी वो हर हालत में उन्हें सुना लेना चाहता है। लेकिन तभी धीरे धीरे आग की हल्की हल्की लपटें वहां होटल में चारों तरफ नजर आने लगती हैं और फ्लोर पर मौजूद हर एक चीज धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगती है। विशाल और दिव्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वे उस कटे हुए हाथ की तरफ एक टक देखते हुए धीरे धीरे उस होटल राजमहल से बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन वो हाथ तब भी उनके पीछे पीछे बढ़ता ही रहता है। उसके साथ ही वो हाथ जहां जहां से होकर गुजर रहा है, खून की पतली सी लकीर वहां वहां जमीन पर उभरती ही जा रही है। और वहीं उनके होटल राजमहल के दरवाजे के सामने आते ही एक पल में वो बड़ा सा आलीशान मगर पुराना दरवाजा खुलता है और उनके बाहर निकलते ही धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा वापस से बंद हो जाता है और उनके पीछे पीछे वो कटा हुआ हाथ होटल में आग की लपटों के बीच रह जाता है। वहीं विशाल और दिव्या होटल राजमहल से वापस अपने घर लौट तो आए हैं, लेकिन उनका दिमाग अब भी उस कटे हुए हाथ पर ही टिका हुआ है। तभी विशाल को काफी देर तक कुछ ना कहता हुआ पाकर दिव्या उससे पूछती है, विशाल कहाँ गुम हो तुम? इस बात पर विशाल सीरियस नजर आते हुए दिव्या की तरफ देखता है, जैसे कि वो देख तो दिव्या को रहा है, लेकिन उसकी निगाहें इस पल कहीं और ही मौजूद हैं, शायद होटल राजमहल में, जिसका अभी दिन के उजाले में कोई अस्तित्व नहीं होता। तभी दिव्या की बात का जवाब विशाल देता है, दिव्या मैं उस हाथ के बारे में सोच रहा हूं और उस हाथ को मैंने पहले भी देखा है। इस पर चौंकते हुए दिव्या पूछती है, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? विशाल जवाब देता है, मतलब साफ है मेरा, यही कि मैंने उस हाथ को पहले भी होटल में देखा है और एक दफा तो उस हाथ ने एक केस को सॉल्व करने में मेरी मदद भी की थी। विशाल की इन बातों से दिव्या और ज्यादा हैरान रह जाती है और विशाल की ओर अपनी फटी फटी अविश्वास भरी नजरों से घूरते हुए पूछती है, क्या सच में? लेकिन विशाल मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो हाथ है किसका? विशाल अपनी बात का यकीन दिलाते हुए दिव्या से कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता दिव्या, लेकिन वो हाथ हमें कुछ ना कुछ तो बताना चाहता है। हो सकता है उस हाथ की भी उन आत्माओं की तरह अपनी एक कहानी हो, शायद उसे भी और आत्माओं की तरह मुक्ति चाहिए, मेरी मदद चाहिए उसे, और अगर उसने मेरी मदद की थी तो कम से कम मुझे भी उसकी मदद करनी ही चाहिए। तभी दिव्या कुछ सोचते हुए विशाल की तरफ देखकर कहती है, लेकिन इस हाथ की मदद करेंगे तो कैसे करेंगे विशाल?
क्योंकि आज तक तुमने और मैंने जितनी भी आत्माओं की मुक्ति होटल राजमहल में दिलवाई है, उन्होंने या तो खुद अपनी आप बीती सुनाई है या किसी न किसी माध्यम के द्वारा उन्होंने अपने कातिल या उनके मौत की वजह को खुद जाहिर किया है। लेकिन ये हाथ, इसका तो अपना कोई वजूद भी नहीं है। ये अपनी कहानी हम तक कैसे पहुंचाएगा? वहीं रात 11 बजे होटल राजमहल में विशाल और दिव्या होटल राजमहल में पहुंच चुके हैं और विशाल रिसेप्शन डेस्क पर बैठा बैठा हर तरफ अपनी निगाहें दौड़ा रहा है, लेकिन उसे वहां कटा हुआ हाथ कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। दिव्या भी हर तरफ होटल राजमहल में कई बार चक्कर लगाकर देख चुकी है, लेकिन उसे उस हाथ की परछाई तक नहीं नजर आ रही। वहीं दिव्या ने विशाल की तरफ देखते हुए पूछा, बहुत ही अजीब बात है, कल तक जो होटल राजमहल के दरवाजे तक हमारा पीछा करते हुए आया था, वो आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इस पर विशाल कहता है, दिव्या, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई बात है। अभी आगे विशाल कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही होटल राजमहल का वही बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा खुला, जिसमें से एक हाथी भी दाखिल हो सकता था। और फिर देखते ही देखते उस दरवाजे से एक साथ कई सारे लोग एक के बाद एक दाखिल होने लगे। विशाल उस वक्त दिव्या से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उन सभी आए हुए मेहमानों की तरफ देखने लगा। ये कोई क्रू टीम जान पड़ रही है, शायद जो किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में होटल राजमहल में आकर ठहरने वाली है। ये लगभग 8-9 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें से कई चेहरे विशाल ने पहले भी कई बार देखे हुए हैं। तभी विशाल को उस भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, डायरेक्टर कौशिक घोष का, और विशाल एक टक उस चेहरे की तरफ देखने लगता है। डायरेक्टर कौशिक घोष से विशाल अच्छी तरह से वाकिफ है। वही डायरेक्टर के पीछे पीछे एक मेल एक्टर और एक फीमेल एक्ट्रेस का चेहरा भी नजर आता है। एक्टर से दिव्या वाकिफ नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस की तरफ देखकर विशाल और दिव्या दोनों ही एक साथ चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही एक्ट्रेस है जो आज से तकरीबन 7 साल पहले जब इस होटल में रुकने आई थी, तब वो सुपरस्टार बन चुकी थी। फेमस एक्ट्रेस शालिनी त्रिवेदी। शालिनी की खूबसूरती को देखते ही विशाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि 7 साल पहले शालिनी और ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल थी। विशाल ना चाहते हुए भी बार बार बस शालिनी के चेहरे की तरफ देख रहा है। सूरजमुखी के फूल की तरह चमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, लंबी मगर गोल नाक, कसा हुआ योगा किया हुआ बदन, होठ सुर्ख लाल गुलाब की तरह, गर्दन जिसे देख बगुला भी पानी भरे, बाल इतने लंबे और घने कि उनसे सारे बदन को छुपा लो। तभी विशाल को एक टक शालिनी त्रिवेदी की तरफ घूरता हुआ देखकर दिव्या ने उसे टोका, इनको देखो जरा, लड़की देखी नहीं कि लट्टू हो गए। बुलाऊं क्या तुम्हारी मल्लिका को? बड़े आए। चाहे वो लोग एक पुराने टाइम जोन को देख रहे थे, लेकिन विशाल के सामने खुद दिव्या अपने जैसी खूबसूरत लड़की होने के नाते ये नहीं चाहती है कि विशाल किसी और लड़की की ओर ऐसे एक टक घूरता हुआ देखे। इसलिए ये सब दिव्या को जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या की बात सुनकर विशाल घूर कर उसे देखता है। वहीं दिव्या की नजरें तब भी लगातार विशाल को ही घूरती जा रही हैं। वहीं ठुमक ठुमक कर चलते हुए शालिनी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं एक एक करके सारे क्रू टीम के लोग जो प्रोडक्शन और आर्ट से जुड़े हुए थे, वे और डायरेक्टर, एक्टर भी अपने कमरे की ओर चले गए। बाकी के और भी कुछ और क्रू टीम के लोग होते हैं, जो लोग यहाँ अपनी आधी क्रू टीम को पहुंचाने के बाद वापस कहीं किसी और सस्ते होटल में ठहरने के लिए चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद सभी क्रू मेंबर्स के फ्रेश अप होने के बाद जयपुर के एक लोकल मीडिया चैनल वाले भी एक फिल्म इंटरव्यू कवरेज के लिए यहाँ होटल राजमहल पहुंच जाते हैं। और उस वक्त ये इंटरव्यू
होटल राजमहल के स्विमिंग पूल साइड की तरफ चल रहा होता है। वहां पूल साइड पर कौशिक घोष और शालिनी त्रिवेदी समेत फिल्म के लीड हीरो आदित्य सिंह का इंटरव्यू एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर ले रही होती है, क्योंकि शालिनी और आदित्य की आने वाली नई फिल्म दिल इश्क मोहब्बत की शूटिंग इन दिनों जोर शोर से जयपुर में चल रही है। लेकिन यह इंटरव्यू का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ शालिनी त्रिवेदी को ही कवर करना है, क्योंकि शालिनी त्रिवेदी अभी इन दिनों बी टाउन में टॉक ऑफ द डिस्कशन बनी हुई है, और वो जो भी नई फिल्म साइन करती है या जो भी इंटरव्यू किसी भी न्यूज चैनल को देती है, वो अपने आप में ही एक हॉट टॉपिक बन जाता है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि शालिनी ने अपनी पहली ही फिल्म हुस्न परी में एक हॉट आइटम सॉन्ग और एक सेंसुअल बोल्ड सीन देकर सनसनी फैला चुकी थी। और वहीं इस फिल्म के लीड मेल एक्टर आदित्य सिंह भी अपने रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। हाल ही में रिलीज हुई आदित्य की फिल्म तेरी कसम ऑलरेडी सुपर हिट साबित हो चुकी है। वहीं विशाल और दिव्या भी ये सब खड़े देख रहे होते हैं। तभी दिव्या पूछती है, विशाल, यहाँ फिल्म की शूटिंग भी होती थी? विशाल ने दिव्या को देखकर कहा, मुझसे तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा बचपन यही बीता हो। दिव्या ने खींचते हुए कहा, तुम किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते। विशाल ने भी गुस्से में कहा, तुम कोई सवाल सीधे नहीं पूछ सकती। दिव्या बोली, बड़े आए। मीडिया पर्सन ऋतु अग्निहोत्री उस वक्त कैमरामैन संजू के साथ इस इंटरव्यू को कवर कर रही हैं और फिल्म के स्टार कास्ट से बात करते हुए बेहद अतरंगी और मजेदार सवालों के बाउंसर मार रही हैं। तो शालिनी जी, इस बार आप इस नई फिल्म से कैसे तहलका मचाने वाली हैं? क्या पिछली दोनों फिल्मों की तरह इसमें भी कोई खास सीन रहने वाला है? खास सीन बोलते वक्त ऋतु अग्निहोत्री ने एक नजर शालिनी की ओर गौर से देखा। शालिनी ने अपने को एक्टर आदित्य सिंह की तरफ देखते हुए कहा, इस सवाल का जवाब तो आपको सिर्फ और सिर्फ आदित्य ही दे सकते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा फिल्म सेट पर तहलका और कोई नहीं मचाता। आदित्य सिंह उस वक्त एक सिगरेट स्मोक कर रहा है। ये देखकर बंसी मुरली से कहता है, इसको पता नहीं है कि सिगरेट पीने से इसके फेफड़े जल जाएंगे। तभी आदित्य ने शालिनी की आंखों में देखते हुए सिगरेट का राख एशट्रे में झाड़ते हुए कहा, सबसे पहले तो आप लोग इंटरव्यू के लिए यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों का थैंक्स। और रही बात आपके सवाल के जवाब देने की, तो हमारी फिल्म दिल इश्क मोहब्बत में एक बेहद ही सिजलिंग सा आइटम सॉन्ग है, वो भी शालिनी का। तो हम ऑलरेडी उसी आइटम सॉन्ग से तहलका मचाने वाले हैं। इतना कहकर आदित्य सिंह एक अजीब सी हंसी के साथ मुस्कुराने लगा और शालिनी के हाथ पर अपना हाथ रगड़ने लगा। तभी आदित्य और शालिनी की नजरें मिली। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्योंकि इस कहानी में लस्ट, धोखा, खून खराबा वो सब कुछ है जो एक थ्रिलर स्टोरी में होना चाहिए। तो आगे हैरत अंगेज जो कुछ भी इस कहानी में होगा, उसे जानने के लिए सुनना होगा आपको